पर गांव के लिए लकड़ी लाऊंगा। इतनी ठंड में नहीं जी, आप मत जाइए। जंगल बहुत दूर है, रास्ते में सियार और भेड़िए घूमते हैं। अगर इस बात से मैं डर गया तो गांव कैसे जिएगा? सावधानी से जाइएगा। तुम बस चूल्हा संभालना नैना, मैं लौटूंगा तो आग और उम्मीद दोनों लाऊंगा। जंगल का रास्ता लंबा था, हर कदम पर बर्फ, कांटे और सन्नाटा। लेकिन किशोर की आंखों में डर नहीं था, सिर्फ अपने गांव की तस्वीर थी। आधे घंटे की यात्रा के बाद उसने सूखी डालियां देखी। वो टूटे पेड़ की टहनियों को इकट्ठा करने लगा। ठंड से हाथ सुन्न पड़ रहे थे, पर वो रुका नहीं। किशोर ने लकड़ियों का बड़ा गट्ठर बनाया, उसे सिर पर रखा और चल पड़ा। रास्ता कठिन था, लेकिन उसका इरादा उससे भी मजबूत था। पता नहीं कब तक लौटेंगे तुम्हारे बाबूजी। माँ, बाबूजी तो हीरो है ना, वो जल्दी लौटेंगे। जब दोपहर के बाद किशोर लौटकर आया, उसके कंधे पर लकड़ियों का ढेर था और चेहरे पर ठंड के बीच में भी पसीना चमक रहा था। नैना देखो, लकड़ियां लाया हूँ। उस शाम पूरे गांव में किशोर के अलाव की गर्मी फैली। किशोर का छोटा सा साहस गांव के हर घर में उम्मीद की आग बन गया था। आग की लपटें हवा में नाच रही थीं और किशोर के चेहरे पर वो सुकून था जो किसी राजा के पास भी नहीं होता, क्योंकि किशोर ने अपने गांव को ठंड से बचा लिया था। सुनिए जी, आपकी लाई लकड़ियों ने तो पूरा घर रोशन कर दिया। नैना, ये आग मेरी नहीं गांव की है, अब कोई ठंड से नहीं मरेगा। माँ देखो, मेरी उंगलियां गर्म हो गई। धीरे धीरे गांव के आसपास के बच्चे भी आ गए। कोई अपने हाथ सेक रहा था, कोई लकड़ी डाल रहा था। कुछ देर में गांव के कई लोग किशोर के घर के बाहर इकट्ठा हुए। किशोर, तूने तो कमाल कर दिया। हम सब तो मौत का इंतजार कर रहे थे, मगर तूने आग जला के हमें जिंदगी दे दी। मैंने तो बस हिम्मत की है। अगर सब साथ मिले तो गांव में कोई ठंड से नहीं मरेगा। किशोर की बात सुनकर सबकी आंखों में नई चमक आ गई। उस रात किशोर के आंगन में कई अलाव जले। हर घर से कोई न कोई आया, कोई बूढ़ा, कोई बच्चा, कोई और औरत। सब एक दूसरे के पास बैठते, आग सेकते और कहानी सुनाते। सुनो जी, अब लगता है ठंड भी हार मान जाएगी। हाँ नैना, जब लोग एक साथ हो तो कोई ठंड, कोई तूफान टिक नहीं सकता। आज की आग की लपटें हवा में नाच रही थी और किशोर के चेहरे पर वो सुकून था जो किसी राजा के पास भी नहीं होता, क्योंकि उसने अपने गांव को बचा लिया था। रात बीत चुकी थी। किशोर के आंगन में जलते हुए अलाव अब राख बन चुके थे, पर उस राख में भी गर्मी बची थी। माँ देखो, आज तो धूप निकली है। सूरज की यही किरणें तो जीवन है नैना। जब मन की आग जलती रहे तो सर्दी टिक नहीं सकती। किशोर ने अपनी झोपड़ी की छत पर जमी हुई बर्फ को देखा, जो अब पिघल रही थी, जैसे दुख धीरे धीरे मिट रहा हो। अरे भाई किशोर, तेरे अलाव ने तो गांव की किस्मत ही बदल दी। सही कहा भाई, पहले डरते थे ठंड से, अब बैठकर उसके किस्से सुनाते हैं। किशोर अब सिर्फ केवल एक गरीब किसान नहीं रहा, बल्कि गांव के लिए हिम्मत की मिसाल बन गया था। बच्चे उसे अलाव वाले चाचा कहकर बुलाते थे और बुजुर्ग उसकी पीठ थपथपाते थे। देखिए जी, आपकी हिम्मत से पूरा गांव मुस्कुरा रहा है। नैना, मैंने अकेले कुछ नहीं किया। कभी कभी ठंड जैसी मुसीबत भी लोगों को एक कर देती है। जब लोग एक साथ हों तो कोई ठंड, कोई तूफान टिक नहीं सकता। हाँ बाबूजी, ठंड तो भाग गई और हमारे घर में अब सिर्फ गर्मी ही गर्मी है। हाँ बेटे, भगवान ने हमारी सुन ली। देखो बेटे, सूरज हर दिन लौटता है, बस हमें भी हार नहीं माननी चाहिए। गांव में पहली बार इतने दिनों बाद सन्नाटा नहीं था। हर चेहरे पर मुस्कान थी, हर घर से धुआं उठ रहा था और ठंड जैसे अब हार मान चुकी थी। और इस तरह एक गरीब किसान ने अपने साहस से पूरे गांव को ठंड से नहीं बल्कि डर से भी आजाद कर दिया। सर्दी अब कम हो चुकी थी। गांव की गलियों में बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं। खेतों में सरसों फूल रही थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और उसकी किरणें खेतों को सुनहरा बना रही थीं। और इस तरह ठंड केवल मौसम की कहानी नहीं रही, बल्कि इंसान की हिम्मत और उम्मीद की मिसाल बन गई।
सीतापुर एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी रीता के साथ रहता था। रवि गांव में ही मजदूरी कर अपना और अपनी पत्नी का गुजारा कर रहा था, पर रोज मजदूरी न मिलने के कारण वो चिंतित और परेशान रहता था। झोपड़ी के अंदर रीता और रवि बिस्तर पर थका हारा बैठा था। रीता, आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला। पूरे दिन गांव से लेकर चौपाल तक भटकता रहा, मगर कहीं काम नहीं मिली। सुनो जी, अब घर में एक दाना अनाज भी नहीं बचा है। कल अगर काम ना मिला तो चूल्हा कैसे चलेगा? यही तो सोच रहा हूँ, रोज किसी और के घर काम मांगकर लौट आना, पर काम कहीं मिलता नहीं है रीता। अचानक बारिश तेज आ जाती है और छत पर से घर के भीतर पानी टपकने लगता है। हे भगवान, देखो तो पूरा घर भीग जाएगा। ये छत अब बिल्कुल नहीं टिकेगा। क्या करे रीता, अब यही हमारी किस्मत है, इसी में जीवन कटेगी। क्या हमारी जिंदगी ऐसे ही कटेगी? अब तो ये बैल भी किसी काम के नहीं रहे। कभी हमारी जमीन थी तो हल चलाते थे, पर माँ की बीमारी में सब जमीन बेचनी पड़ी। रीता, तू चिंता मत कर, कल सुबह मैं जरूर कोई ना कोई काम ढूंढ ही लूंगा। जब तक सांस है, मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा। अगली सुबह गांव की चौपाल पर गांव के सेठ के साथ कुछ जमींदार और अन्य लोग बैठे थे। रवि वहां पहुंचता और सेठ से कहता है, सेठ जी, कोई काम हो तो मुझे दे दीजिए। कई दिनों से काम नहीं मिला, घर में अनाज भी नहीं बचा। चौपाल पर बैठे कुछ लोग एक दूसरे की ओर देख हंसने लगते हैं। अरे ये तो वही रवि है जिसकी जमीन भी बीमारी में बेचनी पड़ी। हाँ, इसके पास न जमीन है न साधन। ऐसे लोग गांव का नाम ही खराब करते हैं। अरे कलंक है इस गांव में। रवि की आंखें भर आती हैं। वो चुपचाप सबकी बातें सुनता है। वो धीरे से कहता है, मैं गरीब जरूर हूँ, मगर मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। आप लोग बस मुझे एक मौका दे दीजिए। अरे इसे काम मत देना, ये तो पनौती है। जिसके काम पर जाएगा उसका ही नुकसान होगा। रवि चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू भर आए, मगर रवि चुपचाप सिर झुका लेते हैं। अगर आप सब मुझे पनौती मानते हैं तो ठीक है, मैं अब किसी से काम नहीं मांगूंगा। वो चौपाल से चला जाता है। गांव के लोग उसके पीठ पीछे बातें करते हैं। रवि अकेला गांव की गली से होकर चलता है, चेहरे पर मायूसी और आंखों में आंसू। कोई मुझे काम नहीं देना चाहता, सब मुझे पनौती कहते हैं। लोग तो दूर, अब तो रीता भी मुझे निकम्मा समझने लगी है। शायद मेरा जीना ही दूसरों के लिए बोझ है। रवि गांव से निकलकर जंगल की ओर बढ़ता है। चारों ओर सन्नाटा, पत्तों की सरसराहट थी। अगर मैं ना रहूं तो शायद रीता को भी किसी और का सहारा मिल जाएगा। तो अब मेरा जीना ही ठीक नहीं है। इससे अच्छा तो मुझे मर जाना चाहिए। वो तेजी से चलते हुए नदी की दिशा में बढ़ता है। दूर से नदी की आवाज सुनाई देती है। रवि नदी पर पहुंचकर उसके किनारे पर खड़ा हो जाता है और उसकी गहराई में देखने लगता है। हे भगवान, तूने मुझे जीने का कोई सहारा नहीं दिया। शायद अब यही पानी मेरा आखिरी ठिकाना है। रवि नदी में कूदने ही वाला था। अचानक जंगल से अजीब सी आवाज आती है। पत्तों की सरसराहट और किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है। रवि चारों ओर देखने लगता है। तभी उसकी नजर जंगल में एक शेर पर पड़ती है, जो एक छोटी सी लोमड़ी को घेरा था और दहाड़ते हुए उसे मारने के लिए तैयार था। अरे, ये तो शेर है और सामने वो मासूम लोमड़ी। ये निर्दोष तो अभी बच्चा है, शेर इसे मार देगा। वैसे भी तो मैं मरने ही जा रहा हूँ। अगर जीते जी किसी की जान बचा लूं तो शायद मेरी मौत बेकार नहीं जाएगी। वो हिम्मत जुटाकर शेर की ओर बढ़ता है। शेर दौड़ता है और लोमड़ी पर झपटने ही वाला होता है। अचानक रवि बीच में आकर खड़ा हो जाता है। शेर दौड़ता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। पीछे छिपा हुआ लोमड़ी डर से कांप रहा था। रुको जंगल के राजा, ये लोमड़ी निर्दोष है, इसका क्या कसूर है? अगर भूख लगी है तो मुझे खा लो। मेरी जिंदगी वैसे भी किसी काम की नहीं रही, लेकिन इसे मत मारो। शेर कुछ पलों के लिए रुककर रवि को घूरता है और दहाड़ते हुए उस पर झपटने के लिए आगे बढ़ता है। रवि डर से अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। बस अब यही आखिरी पल है।